वेलकम माय यूट्यूब चैनल। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अगर आपकी नियुक्ति मतदान पदाधिकारी के रूप में हो चुकी है तो किसी न किसी बूथ पर आप इलेक्शन करवाने जरूर जाएंगे। अगर आप इलेक्शन करवाने जाएंगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। इन सारे सवालों का जवाब अभी मैं देने वाला हूं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप कहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। मेरे चैनल पर आप इस वीडियो में देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे, जो ऐसे शंका रहेंगे जिसका समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। चलिए मैं शुरू करता हूं। आज का ये पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं और उसका उत्तर हम यहां बताने वाले हैं। वितरण केंद्र से हमें कितने प्रकार के मशीन मिलेंगे? हमें 3 प्रकार के मशीन मिलते हैं, CU, BU और VVPAT। CU, BU और VVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, BU का मतलब होता है बैलेट यूनिट और VVPAT का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला सवाल है, वितरण केंद्र से हमें EVM लेने के बाद हमें कनेक्शन कर चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कदापि नहीं, हमें EVM लेने के बाद कोई कनेक्शन नहीं करना है। अगला सवाल है, वितरण केंद्र से EVM लेने के बाद कंट्रोल यूनिट में क्या क्या चेक करना चाहिए? हमें कंट्रोल यूनिट को अलग से ऑन करना है। स्विच को ऑन करेंगे, डिस्प्ले सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर 3 चीज का आप चेक करेंगे। पहला तो टोटल कैंडिडेट्स कितना है, बैटरी परसेंटेज कितना है और डेट और टाइम सही शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस डेट को आप ले रहे हैं उसका डेट और टाइम सही शो करना चाहिए। बैटरी परसेंटेज के बारे में बताया जा रहा है कि 80% से नीचे अगर है तो उसे आप अवश्य एक बार सूचना दे दें कि 80% से नीचे बैटरी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कंट्रोल यूनिट में। आगे सवाल है कि वितरण केंद्र से EVM लेने के बाद VVPAT में क्या क्या चेक करना है? कनेक्शन तो नहीं करना है, लेकिन हमको VVPAT में 1-2 चीज यहाँ पर चेक कर लेना है कि बैटरी है कि नहीं बैटरी सेक्शन में। अगर बैटरी यहाँ पर बैटरी सेक्शन में नहीं लगा हुआ है तो आपको अलग से मिला हुआ होगा, उसे आप अवश्य चेक कर लेंगे। पेपर लॉक ट्रांसपोर्टेशन मोड में है कि नहीं? अगर ये ट्रांसपोर्टेशन मोड में नहीं रहेगा तो पेपर हिलता डुलता रहेगा, इसलिए आप देख लेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मोड में बैटरी लॉक पेपर लॉक है या नहीं है। अगला आप क्वेश्चन है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कब की जाती है? तो मॉक पोल शुरू होने से पहले मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर लेनी चाहिए। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किस प्रपत्र के द्वारा होती है? तो ये प्रपत्र 10 मतदान अभिकर्ता लेकर के आते हैं अपने साथ और उसी प्रपत्र के माध्यम से हम उसकी नियुक्ति। अगला सवाल है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो उस क्षेत्र के अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता, ये 2 होते हैं जिनके द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची किस प्रपत्र से मिलती है? तो ये प्रारूप 17 क है जिसमें हमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची हमें प्राप्त होती है। अगला सवाल है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना कौन से प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाता है? यह नेक्चर 21 में उपलब्ध कराया जाता है। इसी से मिलाकर हम मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करते हैं और प्रपत्र 10 लेकर के जो मतदान अभिकर्ता आते हैं उसमें इन्हीं लोग का साइन होता है, जिसे हम मिला करके देख लेते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं। अगला सवाल है, मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट का प्रवेश पत्र कौन निर्गत करता है? तो हस्ताक्षर का नमूना मिला करके और पीठासन अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं, जो हर समय मतदान अभिकर्ता लगा करके अपने पास रखते हैं जब तक वोटिंग चलते रहता है। अगला सवाल है, मॉक पोल कब शुरू करते हैं? तो एक्चुअल पोल शुरू करने से 90 मिनट पहले मॉक पोल शुरू किया जाता है। मॉक पोल के समय कौन कौन उपस्थित रह सकते हैं? तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं जो उपस्थित रह सकते हैं। एक तो है मतदान अधिकारी, जो मतदान दल के सभी अधिकारी हैं, P1, P2, P3 प्रिजाइडिंग, वो सभी रह सकते हैं। मतदान अभिकर्ता रहेंगे। अगर आपके बूथ पर पोलिंग ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है तो वो मॉक पोल के समय उपस्थित रहेंगे। अगला सवाल है, एक्चुअल पोल के 90 मिनट पहले तक अगर एक भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हो तब क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आप 15 मिनट तक वेट करते हैं। अगर उस समय तक भी कोई मतदान अभिकर्ता नहीं उपस्थित हो पाए हैं तो मतदान दल के सभी पदाधिकारी मिलकर के और मॉक पोल शुरू करेंगे। अगला सवाल है, EVM में तीनों यूनिट का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं? तो EVM में आपका 3 यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT। तो बैलेट यूनिट का केबल VVPAT में जोड़ते हैं और VVPAT का केबल कंट्रोल यूनिट में जोड़ते हैं। इस प्रकार से कनेक्शन की जाती है। अगला सवाल है, EVM के कौन कौन से यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखते हैं? तो EVM में 3 यूनिट होते हैं जिसमें से 2 यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रहता है। पहला है बैलेट यूनिट और दूसरा है VVPAT। बैलेट यूनिट का कनेक्शन VVPAT से करके और वोटिंग कंपार्टमेंट में रखते हैं।
वीवीपैट के वायर को कंट्रोल यूनिट में ले जाकर के जोड़ते हैं, जो कंट्रोल यूनिट P3 के पास या प्रिजाइडिंग के पास रहता है। अगला सवाल है, ईवीएम का कनेक्शन करने के बाद वीवीपैट के कौन से 5 मुख्य पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर 5 मुख्य पॉइंट्स है, इसको आप देख लेंगे। पहला तो बैटरी चेक करेंगे, वीवीपैट में पहले बैटरी चेक करेंगे कि उसमें बैटरी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो जो आपके पास अलग से मिला हुआ है उसे लगा लेंगे। बैलेट यूनिट का तार कनेक्ट हुआ है या नहीं, इसे अच्छी तरह से चेक लेंगे कि कर लेंगे कि बैलेट यूनिट का तार उसमें ठीक ढंग से लगा हुआ है। वो कनेक्शन स्लॉट जो जहां होता है वहीं पर एक काले रंग का स्विच होता है। तो एक काले रंग का स्विच 1 पोजीशन में है या 2 पोजीशन में है, 1 साइड में है या 2 साइड में है, उसे आप अवश्य देख लेंगे। 1 साइड में जब बैलेट यूनिट 1 रहेगा तो 1 साइड में रहेगा, अगर बैलेट यूनिट 1 से अधिक मिलेंगे आपको तो वो 2 साइड में रहेगा। आप अगला चेक करेंगे पेपर लॉक नोब को, वो वर्टिकल पोजीशन में रहना चाहिए, ये वर्किंग पोजीशन में होता है। पहले से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है, अब इसे वर्टिकल पोजीशन में कर लेना है। ड्रॉप बॉक्स में आप चेक करेंगे कि एक भी पेपर न हो। अगला सवाल है, क्षेत्र में लड़ने वाले न्यूनतम कितने अभ्यर्थी रहेंगे तो दूसरा बैलेट यूनिट उपलब्ध कराया जाएगा। कि अगर 16 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको दूसरा बैलेट यूनिट मिल जाएगा, क्योंकि एक नोटा कैंडिडेट अपने आप में होता है जो 17वां हो जाता है, तो 17 उपलब्ध हो गए, इसलिए 2 बैलेट यूनिट यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला सवाल है, 2 बैलेट यूनिट रहने पर कनेक्शन किस प्रकार करेंगे। तो बैलेट यूनिट 2 यानी BU2 का कनेक्शन BU1 से और BU1 का कनेक्शन वीवीपैट से करते हैं। अब BU1 और BU2 को कैसे पहचानेंगे, तो इसका विंडो सेक्शन में 1 और 2 लिखा हुआ रहेगा, उसी से हम पहचान करते हैं कि कौन बैलेट यूनिट 1 है और कौन बैलेट यूनिट 2 है। मॉक पोल के समय कम से कम कितना वोट डालना होता है। तो मॉक पोल में आपको 50 वोट डालना ही डालना है, 50 से कम नहीं डालना है। क्या मॉक पोल के समय सभी उम्मीदवारों को बराबर वोट डालना चाहिए। तो इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है, बराबर डालना नहीं है, कम या ज्यादा, यानी कि अगर 16 कैंडिडेट हैं तो किसी को 4, किसी को 5, किसी को 2, इस तरह से डालेंगे, लेकिन सभी कैंडिडेट को एक वोट जरूर डालेंगे नोटा के साथ। अगला सवाल है, मॉक पोल के समय BU में कास्ट किया गया वोट वीवीपैट में नहीं दिखे तो क्या करेंगे। तो इस स्थिति में आपको मशीन बदलना पड़ेगा, क्योंकि वीवीपैट खराब हो चुका है। अगला सवाल है, मॉक पोल क्यों किया जाता है। तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे कि मॉक पोल हम क्यों करते हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता को जांच करने के लिए करते हैं कि ईवीएम सही है नहीं, इस पर हमको विश्वास होना चाहिए। BU के सभी बटन काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक कर लेते हैं कि BU के सभी बटन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। CU में दर्ज मत BU से मैच करता है कि नहीं, उसकी भी हम जांच करते हैं कि BU में जो वोट डाले वो CU में दर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वीवीपैट की पर्ची BU से मैच करता है कि नहीं करता है, इसे भी हम जांच करते हैं कि जिस कैंडिडेट को हम BU में वोट डाले हैं वही वीवीपैट में उसकी पर्ची निकल रही है या नहीं निकल रही है, इसकी भी हम जांच करते हैं। अगला है क्वेश्चन, मॉक पोल करने के बाद कौन सा रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिस पर मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर कराया जाता है। तो यहाँ पर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रिपोर्ट 1 पार्ट 1 यानी कि मॉक पोल सर्टिफिकेट, इसे तैयार करते हैं और इस पर मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर करवाते हैं। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा प्रपत्र है जिसमें मतदान पदाधिकारी को विटनेस के रूप में हस्ताक्षर करना होता है तथा उन्हें किस बात का विटनेस बनना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मतदान दल के जो भी पदाधिकारी होते हैं वे विटनेस के रूप में अपना हस्ताक्षर करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट पार्ट 1 में वो मॉक पोल सर्टिफिकेट होता है, उसी में उन्हें इस बात का विटनेस बनना है कि मॉक पोल के बाद CU का क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल को शून्य कर दिया गया है तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल पेपर स्लिप निकालकर काले लिफाफे में रखते हुए पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में डालकर पिंक पेपर सील से सील कर दिया गया है, इसी का विटनेस बनना है, जो कि P1 P2 P3 सभी को इसमें साइन करना है। अगला सवाल है, मॉक पोल पर्चियों का संधारण कैसे करते हैं। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल पर्चियों के निकाल कर उसके पीठ पर मॉक पोल पेपर स्लिप का मुहर लगाकर काले रंग के लिफाफे में रखते हैं, फिर पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में रखकर पिंक पेपर सील से सील कर देते हैं। इस प्रकार से मॉक पोल पर्चियों का संधारण किया जाता है। अगला सवाल है, एक अभ्यर्थी एक बूथ पर कितने मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। तो सिर्फ 2 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। अगला सवाल है, एक अभ्यर्थी के कितने पोलिंग एजेंट एक समय में मतदान कक्ष के अंदर बैठ सकते हैं। तो एक समय में सिर्फ 1 बैठ सकते हैं, 2 की नियुक्ति करते हैं लेकिन सिर्फ 1 ही अंदर में रह सकते हैं। मॉक पोल समाप्त होने के पश्चात कंट्रोल यूनिट का कौन सा बटन दबाया जाता है। तो कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन दबाया जाता है।
अगला सवाल है, वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के समय कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में इनवैलिड प्रदर्शित होने का क्या मतलब है? इसका उत्तर है कि ईवीएम सीक्वेंस में नहीं है, अर्थात सही क्रम में क्लोज रिजल्ट और क्लियर बटन को नहीं दबाया गया है, तो इस तरह से आपका इनवैलिड शो करता है कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में। अगला सवाल है, सीआरसी क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है? वास्तविक मतदान के समय कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में इनवैलिड शो नहीं करे, इसके लिए मॉक पोल के बाद सीआरसी किया जाता है। और तात्पर्य यह है कि पहले क्लोज बटन दबाते हैं, इसके बाद रिजल्ट बटन दबाते हैं और प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद क्लियर बटन को दबाते हैं, जिसमें मॉक पोल में डाले गए सभी मत 0 हो जाता है। अब कंट्रोल यूनिट में एक भी मत नहीं है, इसी को सीआरसी करना कहा जाता है। तो सीआरसी करना अति आवश्यक है। हम मॉक पोल के बाद सीआरसी कर लेते हैं, उसके बाद ओरिजिनल पोल के लिए मशीन को तैयार करते हैं। वीवीपैट तथा बैलेट यूनिट को कैसे ऑन किया जाता है? वीवीपैट और बैलेट यूनिट में कोई स्विच नहीं होता है, यह कंट्रोल यूनिट के बैटरी से ऑन होता है। मतलब कि कंट्रोल यूनिट को ऑन करते हैं तो ये वीवीपैट और बैलेट यूनिट अपने आप ऑन हो जाता है, इसमें कोई स्विच नहीं होता है। अगला सवाल है, मॉक पोल के बाद सीआरसी करते हैं, इसके पश्चात कौन सी प्रक्रिया की जाती है? मॉक पोल समाप्त होने के बाद सीआरसी करते हैं, इसके बाद कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट को सील करते हैं। सबसे पहले सीयू के स्विच ऑफ कर लेते हैं, तत्पश्चात सीलिंग प्रोसेस अपनाते हैं। तो ये मॉक पोल के सीआरसी करने के बाद ये प्रक्रिया करते हैं हम, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में कुल कितने सील होते हैं? तो कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में कुल 3 सील होते हैं। पहला सील होता है ग्रीन पेपर सील, दूसरा सील होता है स्पेशल टैग और तीसरा होता है एक्सप्रेस टैग। ये तीनों पेपर सील यहाँ पर लगते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ग्रीन पेपर सील और स्पेशल टैग पोलिंग एजेंट नंबर भी नोट कर सकते हैं, उन्हें नोट करवाएंगे तो आपके लिए ही सुरक्षात्मक रहेगा। अगला सवाल है, ग्रीन पेपर सील में पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग एजेंट कहाँ साइन करते हैं? इसका उत्तर है कि सीरियल नंबर के ठीक नीचे ग्रीन सतह पर ही पीठासीन हस्ताक्षर करते हैं और मोहर लगाते हैं, दूसरी तरफ उजले सतह पर पोलिंग एजेंट अपना साइन करते हैं। अगला सवाल है, क्लोज बटन के पास कौन सा टैग लगाया जाता है? तो क्लोज बटन के पास स्पेशल टैग लगाया जाता है जो क्लोज बटन के सीधा ऊपर रहता है। अगला सवाल है, बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता पर्ची का चुनाव में क्या उपयोग है? इसका उपयोग मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित करने के लिए किया जाता है। इससे मतदान का पहचान स्थापित नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य डिमांड करेंगे। नोटा, बीयू, सीयू, वीवीपैट, ईवीएम, ये सब का फुल फॉर्म क्या होता है? नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द अबव, बीयू का फुल फॉर्म होता है बैलेट यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे सवाल है, वीवीपैट को ऑन करने की क्या प्रक्रिया है? तो वीवीपैट को ऑन नहीं किया जाता है, ये इसमें कोई स्विच नहीं होता है। सीयू को ऑन करते हैं, वीवीपैट अपने आप ऑन हो जाता है। अगला सवाल है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, इसे जोड़ने का सही क्रम क्या है? बैलेट यूनिट के वायर को वीवीपैट से और वीवीपैट के वायर को कंट्रोल यूनिट से जोड़ते हैं। कंट्रोल यूनिट में कोई वायर नहीं होता है। अगला सवाल है, सबसे पहले मतदाता किस मतदान अधिकारी के पास आते हैं? तो सबसे पहले मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी यानी PO1 के पास आता है। दूसरा सवाल है, मतदान केंद्र पर PO1 किसका प्रभारी होता है? ये मतदाता सूची के चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। अगला सवाल है, प्रथम मतदान अधिकारी यानी PO1 के कार्य कौन कौन से हैं? इसके बारे में मेरा एक फुल वीडियो बना हुआ है, आप उसे अवश्य देख लेंगे, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे फुल वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिया हूं। प्रथम मतदान अधिकारी के कौन कौन से कार्य हैं आप यहां पर देख लेंगे। पुरुष और महिला मतदाता को लाइन में अलग अलग खड़ा करना, दिव्यांग मतदाता को प्राथमिकता देना, इनका पहला काम होता है। दूसरा काम होता है फोटो युक्त पहचान पत्र से मतदाता को पहचान करना। तीसरा काम होता है मतदाता सूची में पुरुष मतदाता के लिए लाल रंग से तिर्यक रेखा खींचना। इस तरह से अगर बॉक्स बना हुआ है तो यहाँ पर तिर्यक रेखा इस तरह से हम खींचते हैं लाल रंग से। महिला मतदाता के लिए लाल रंग से तिर्यक रेखा खींचना और क्रमांक के पास घेरा लगाना है, गोल घेरा लगाना है। ट्रांसजेंडर के लिए तिर्यक रेखा भी खींचना है, गोल घेरा भी लगाना है और उसके बगल में स्टार मार्क भी लगाना है। मतदाता सूची के क्रमांक को जोर से बोलना है ताकि द्वितीय मतदान अधिकारी क्रमांक को नोट कर सके। तो इस तरह से प्रथम मतदान अधिकारी का इतना काम होता है। इसके काम के बारे में आप अवश्य वीडियो को देख लेंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी यानी PO2 का कार्य क्या है? तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर यानी प्रारूप 17 क का प्रभारी होता है। मतदाता रजिस्टर का संधारण करना इनका मुख्य काम होता है। इनका दूसरा काम होता है दाएं हाथ के तर्जनी में अमिट स्याही को लगाना। कब ये दाएं हाथ के तर्जनी में लगाते हैं, कब बाएं हाथ के तर्जनी में लगाते हैं, इसके लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है। द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य कर्तव्य क्या क्या है
इसे आप अवश्य देख लेंगे। इनका तीसरा काम होता है मतदाता पर्ची जारी करना। मतदाता पर्ची में 4 कॉलम होते हैं, उसे आप कैसे भरेंगे इसके बारे में ही मेरा वीडियो बना हुआ है कि द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य क्या क्या होते हैं, उसे आप अवश्य देख लेंगे, आपको वहां समझ में आ जाएगा। तो ये 4 काम होता है द्वितीय मतदान अधिकारी का। अगला सवाल है मतदाता रजिस्टर में प्रथम लाइन में क्या लिखा जाता है और ये कौन लिखते हैं। तो मतदाता रजिस्टर के प्रथम लाइन में P1 लिखते हैं, यानी प्रथम मतदान अधिकारी लिखते हैं। हालांकि P2 इसका प्रभारी होता है, लेकिन P1 वो अपने पेन से लिखते हैं कि कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा कर देखा, कुल वोट 0 पाया। इस तरह से लिखते हैं और नीचे साइन करते हैं अपना। पीठासीन अधिकारी भी यहाँ पर साइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलिंग एजेंट यदि चाहे तो किन किन चीजों की संख्या को नोट करना आवश्यक है। नोट करा सकते हैं हम कौन कौन सी चीज की संख्या, तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग। अगला सवाल है वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को कब सील किया जाता है। मॉक पोल समाप्त होने के बाद मॉक पोल पेपर स्लिप को बाहर निकालते हैं और इसके बाद हम वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करते हैं एड्रेस टैग लगा करके। अगला सवाल है वीवीपैट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वीवीपैट एक बहुत ही सेंसिटिव यूनिट होता है, इसे सीधे सूर्य की किरण को से बचाना है हमको, उस ताप एवं ऊष्मा से भी बचाना है और धक्के मुक्की से भी बचाना है। इस तरह से वीवीपैट की सुरक्षा हम करते हैं। अगला सवाल है तृतीय मतदान अधिकारी यानी PO3 का कार्य क्या क्या होता है। तो तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य कौन कौन से हैं इसके लिए मेरा वीडियो बना हुआ है, इसी चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूं, उसे आप अवश्य देख लेंगे। तृतीय मतदान अधिकारी का पहला काम होता है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं, ये मतदाता पर्ची का संधारण करते हैं। मतदाता पर्ची को एक लाइन से रखते जाते हैं और इसे एक लिफाफा में डालते जाते हैं। मतदाता को वोट देने के लिए CU में बैलेट बटन दबाते हैं, ये यानी CU का ये प्रभारी है, तो उसमें बैलेट बटन दबाना इन्हीं का काम है। BU में मतदाता सही जगह पर वोट कास्ट करे, इसके लिए उन्हें समझाना है। एक डमी पेपर आपको मिलेगा, इसी से बताते जाना है कि कहां पर उनको वोट देना है, किस प्रकार से वोट को दबाना है। इस तरह से आप बताएंगे डमी पेपर की सहायता से, क्योंकि आप वोटिंग कंपार्टमेंट में तो जाएंगे नहीं, आपको जाना ही नहीं है, तो आप यहीं पर बैठ करके उन्हें समझाएंगे कि बैलेट यूनिट में किस प्रकार से वोट कास्ट करेंगे। समय समय पर कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को देख करके चेक करना रहता है कि टोटल कितना वोट पड़ा और मतदाता रजिस्टर से मिलान करते रहना है। अगला सवाल है दृष्टिहीन, दिव्यांग या शिथिलांग मतदाता के साथी किस प्रकार प्रदान की जाती है। यहाँ पर मतदाता को साथी हम किस प्रकार से प्रदान करते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके लिए पीठासीन अनुलग्नक 18 में साथी के द्वारा घोषणा भरवाते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही मतदाता का साथी बन सकता है। अमिट स्याही साथी के दाहिने हाथ के तर्जनी में लगाई जाती है। इसकी आयु 18 वर्ष से न्यून होने चाहिए। मतदाता को EVM से वोट देने में वो सहायता करता है साथी। ऐसे सभी मामलों को एक सूची प्रारूप 14 क में पीठासीन बनाते हैं और उसे एक लिफाफा में डाल करके रखते हैं RO के पास रिटर्निंग करने के लिए। अगला सवाल है टेंडर वोट यानी निविदत मत क्या है, इसे कब कराया जाता है और इसकी संधारण कब करते हैं। आप यहाँ देखेंगे टेंडर वोट के बारे में मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे अवश्य देख लेंगे। जब निश्चित हो जाए कि वास्तविक मतदाता के बदले किसी ने पूर्व में झांसा देकर मत कर दिया है तो उस स्थिति में टेंडर वोट की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे व्यक्ति EVM से वोट नहीं देगा, बल्कि इसके लिए निविदत मतपत्र जारी किया जाएगा, जिस पर अपना मत चिन्हित कर पीठासीन को लौटा देते हैं। ऐसे निर्गत मतपत्र की सूची पीठासीन प्रपत्र 17 ख में तैयार करते हैं तथा उसमें मतदाता का हस्ताक्षर भी करा लेते हैं। बचे हुए निविदत मतपत्र प्रपत्र 17 ख की सूची को अलग से लिफाफे में सील कर वो RO के पास जमा करते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है टेंडर वोट की। अगला सवाल है चैलेंज वोट यानी अभ्यक्षित मत क्या है। चैलेंज कौन कर सकता है और इसकी संधारण हम किस प्रकार से करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी व्यक्ति का चैलेंज मात्र 3 व्यक्ति कर सकता है, मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता या खुद अभ्यर्थी। इस प्रकार से चैलेंज मात्र 3 व्यक्ति ही कर सकता है। मतदाता का अमिट स्याही लगने से पूर्व ही चैलेंज पर विचार किया जाता है। मतदाता का स्याही अगर लग चुका है हाथ में तो उसके बाद चैलेंज नहीं कर सकता है। इसकी प्रावधान यही है। प्रारूप 14 में मतदाता की प्रक्रिया और संभावित सजा के बारे में बताया गया है, जिसको पढ़ करके हम उसे सुना देते हैं मतदाता को और प्रारूप 14 क भरकर मतदाता से हस्ताक्षर भी करवा लेते हैं। आक्षेप गलत होने पर चैलेंज की राशि जब्त कर ली जाती है और मतदाता EVM के द्वारा वोट देता है। लेकिन आक्षेप अगर सही पाया जाएगा तो मतदाता को अनुलग्नक 20 के साथ पुलिस को सौंप देते हैं और 2 रुपए की राशि आक्षेपकर्ता को वापस कर देते हैं। इस तरह से चैलेंज वोट की प्रक्रिया होती है।
अगला सवाल है, परीक्षण मत यानी टेस्ट वोट कब होता है? यदि कोई मतदाता शिकायत करता है कि उसके द्वारा डाले गए वोट के बदले दूसरे उम्मीदवार की पर्ची वीवीपैट में दिखाई दी हो, तब यहां पर टेस्ट वोट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतदाता से 49A के तहत अनुलग्नक 17 में घोषणा प्राप्त करते हैं। मतदाता रजिस्टर 17 में दोबारा प्रविष्टि की जाएगी और अभ्यर्थी के कॉलम में टेस्ट वोट इस तरह से लिखा जाएगा। मतदान अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी वोटिंग अपार्टमेंट में जाएंगे और दोबारा वोट दिलवाकर पर्ची का अवलोकन करेंगे। मतदाता का आरोप सही होने पर मतदान स्थगित करेंगे और उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे तथा उनके आदेश का पालन करेंगे। मतदाता का आरोप अगर गलत पाया जाता है तो घोषणा के साथ पुलिस को सौंप दिया जाता है और मतदान जारी रहेगा। इस तरह से टेस्ट वोट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला सवाल है, प्रॉक्सी वोटर कौन होते हैं? इनकी मतदान प्रक्रिया क्या होती है? तो कुछ सेवा मतदाताओं दूसरे को अपने मत के देने के लिए अधिकृत करते हैं। ऐसे मतदाता वर्गीकृत सेवा मतदाता यानी क्लासिफाइड सर्विस वोटर कहलाते हैं तथा उनके बदले जो मत देते हैं उसे प्रॉक्सी वोटर कहते हैं। ऐसे मतदाताओं की सूची अलग से दी जाती है, वह सामान्य मतदाता की तरह ही मतदान प्रक्रिया में भाग लेता है। इस मतदाता के बाएं हाथ के मध्यमा की उंगली में अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर 17 के कॉलम 2 में इसकी उपलब्ध कराई गई CBS की सूची हमें मिलती है, उसी के अनुसार हम ये प्रक्रिया करते हैं। अगला सवाल है, ASD वोटर कौन होते हैं? इसकी वोटिंग की प्रक्रिया क्या होती है? ASD का मतलब होता है, A का मतलब एब्सेंटी, S शिफ्टेड और D से डेथ होता है। तो इस प्रकार के मतदाता अगर आपके बूथ पर आते हैं तो आप उसकी प्रक्रिया को कैसे करेंगे? मतदाता सूची में इस प्रकार से चिन्हित मतदाता P1 के पास आते हैं तो पीठासीन अधिकारी गहन छानबीन करते हैं। मतलब क्या है कि चिन्हित प्रति में उनका ASD लिखा हुआ रहता है और इस तरह के मतदाता अगर आपके बूथ में आते हैं तो पीठासीन उनकी छानबीन करते हैं। संतुष्ट होने पर अनुलग्नक 14 में उनका घोषणा प्राप्त करते हैं। 17 में हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान दोनों प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान ASD के मामले में दोनों लिया जाता है इनसे। मतदान के अंत में पीठासीन एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं और इस तरह के कितने मतदाता मत देने आए उसकी एक प्रमाण पत्र को मतदाता रजिस्टर में साथ में रखते हैं और इसे RO के पास जमा करते हैं। अगला सवाल है, आयु के संबंध में घोषणा कब की जाती है? तो यदि मतदाता बहुत कम उम्र का दिखता हो तो उसमें पीठासीन अधिकारी अनुलग्नक 15 में घोषणा प्राप्त करते हैं। अनुलग्नक 16 के भाग 1 में प्रविष्टि को दर्ज करते हैं और मतदान की अनुमति प्रदान करते हैं। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने पर अनुलग्नक 16 के भाग 2 में प्रविष्टि दर्ज करते हैं और उससे मतदान के लिए अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। अगला सवाल है, मतदान के दौरान कुल कीमतों को विभिन्न समय पर जानने के लिए कंट्रोल यूनिट में कौन सा बटन दबाया जाता है? तो कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन दबाकर हर समय हम जान सकते हैं, किसी भी समय हम जान सकते हैं कि कितना वोट पड़ा हुआ है। मतदान के दौरान वीवीपैट खराब हो जाए तब क्या बदलाव होगा? तो उसमें केवल वीवीपैट बदला जाएगा। मतदान के दौरान BU या CU खराब हो जाए तब क्या स्थिति होगी बदलाव की? तो BU या CU खराब हो जाए या वीवीपैट भी बीच में खराब हो जाए तो उसके लिए तीनों सेट यानी पूरा सेट बदला जाएगा, पूरा EVM मशीन को बदला जाएगा। क्या BU, CU या वीवीपैट बदलने पर पुनः मॉकपोल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो हाँ, मॉकपोल की प्रक्रिया पुनः अपनाई जाएगी। उसमें 50 मॉकपोल की बाध्यता नहीं होगी, फिर भी एक मॉकपोल हर कैंडिडेट को सुनिश्चित करेंगे। उसकी भी पर्ची को उसी तरह से पैक करना है और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना है। अगर कोई मतदाता P1, P2, P3 के पास प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद वोट देने से इनकार कर दे तब क्या करेंगे? तो मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में मत देने से इनकार इस तरह से लिख देंगे और आगे उसे छोड़ देंगे। अगला सवाल है, क्या मतदान करते समय वीडियोग्राफी करने या फोटो खींचने की अनुमति दी जा सकती है? ये कतई नहीं दी जा सकती है, इससे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन माना जाएगा। अगला सवाल है, मतदान के दिन किसी कठिनाई की त्वरित सूचना किस पदाधिकारी को देनी चाहिए? तो ये हमें तुरंत हमको सेक्टर मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तथा संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है। अगला सवाल है, मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान पदाधिकारी के नाश्ता खाना के बारे में क्या प्रावधान है? तो मतदान किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए कि मतदान किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होनी चाहिए। पानी की बोतल एवं नाश्ता मतदान अधिकारी अपने आसपास रखते हैं और उसे लेते हैं, लेकिन वोटिंग को बंद करा करके कभी भी उन्हें नाश्ता और खाना नहीं करना है। वोटिंग कंपार्टमेंट में एक साथ कितने मतदाता जा सकते हैं? इसका उत्तर है एक और सिर्फ एक, यानी कि वोटिंग कंपार्टमेंट में सिर्फ एक मतदाता अंदर जा सकता है। केवल दिव्यांग का साथी होगा जो उसके साथ जा सकता है।
अगला सवाल है, मतदान समाप्ति के पश्चात उस किसकी उपस्थिति में क्लोज बटन दबाया जाता है? तो मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में ही क्लोज बटन दबा लेना। अगला सवाल है, प्रथम मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर कौन कौन से प्रपत्र में करना आवश्यक होता है? आप यहाँ पर देख लेंगे, प्रथम मतदान अधिकारी ये 3 पेपर पर साइन करते हैं। पहला तो है मतदाता रजिस्टर के प्रथम लाइन में जो लिखते हैं कि कंट्रोल यूनिट में टोटल वोट 0 पाया, इस तरह से लिख करके वहां साइन करते हैं। एक होता है मॉक पोल सर्टिफिकेट में, वहां पर ये पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट भाग 1 है, वहां साइन करते हैं, और एक पीठासीन की डायरी में साइन करते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम मतदान अधिकारी 3 जगह अपना साइन सुनिश्चित करते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर कौन कौन से प्रपत्र में करना आवश्यक होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी भी 3 जगह साइन करते हैं। पहला तो साइन करते हैं मतदाता रजिस्टर के अंतिम लाइन में, वहां पर लिखते हैं कि इस रजिस्टर का अंतिम क्रमांक इतना है, और उस जगह पर साइन करते हैं। पीठासीन भी वहां साइन करते हैं, लेकिन द्वितीय मतदान अधिकारी अपना साइन जरूर करते हैं। पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट भाग 1 यानी कि मॉक पोल सर्टिफिकेट में पर वो साइन करते हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरी पर भी वो साइन करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी। इस तरह से 3 जगह उनका साइन होता है। अगला सवाल है, तृतीय मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर कौन कौन से प्रपत्र में करना आवश्यक होता है? यानी तृतीय मतदान अधिकारी कहाँ कहाँ साइन अपना करते हैं? तो तृतीय मतदान अधिकारी के लिए बताया गया है कि मॉक पोल प्रमाण पत्र में वो जरूर साइन करेंगे, बाकी उनको कहीं और साइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर कौन कौन से प्रपत्र में करना आवश्यक होता है? यानी मतदान अभिकर्ता कहाँ कहाँ साइन करते हैं, वो सारा चीज यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है। आप इसे अवश्य करा लेंगे, क्योंकि आपके लिए ये सुरक्षात्मक होता है। मतदान अभिकर्ता लगभग 15 प्रपत्र में साइन करते हैं। वो पहला जो है वो है पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट। यहाँ पर भाग 1 से भाग 5 तक 5 प्रपत्र होता है, इस सभी में साइन करना होता है मतदान अभिकर्ता को। पीठासीन अधिकारी की घोषणा भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक, ये सभी घोषणा में मतदान अभिकर्ता को साइन करना होता है, यानी 4 प्रपत्र यहाँ भी हो जाता है। मतपत्र लेखा 17ग में मतदान अभिकर्ता को साइन करना है, इसे आप अवश्य करा लेंगे। मतदान अभिकर्ता गतिविधि सीट अनुलग्न के 11 में मतदान अभिकर्ता को साइन करना है, ये सभी को करा लेना है आवश्यक रूप से। मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र होता है, जो प्रपत्र 10 लेकर के आते हैं, उस नियुक्ति पत्र में भी मतदान अभिकर्ता का साइन होता है, और उसे अवश्य करा लेंगे। अभ्याक्षेपित मतों की सूची यानी प्रपत्र 14 में ये साइन करते हैं, और यहाँ पर उनसे करवा लेना है अगर इस तरह के चैलेंज वोट की प्रक्रिया अपनाई जाती है तब। चैलेंज वोट की जो आपत्ति शुल्क होता है 2 रुपया, वो अनुलग्न 19 में उनका साइन होता है। अगर चैलेंज शुल्क उन्हें लिया जाता है तो उस स्थिति में अनुलग्न 19 में भी उनका साइन होता है। इस तरह से इन सभी प्रपत्र में आप साइन करवा लेंगे मतदान अभिकर्ता से, तो आपको जमा करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप सुरक्षित रहेंगे। अगला सवाल है, कितने घंटे के अंतराल पर डाले गए मतों की संख्या पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित किया जाता है? तो प्रति 2 घंटे पर। ये कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन दबा करके देख लेते हैं 2-2 घंटे में कि कितना कितना वोट पड़ा हुआ है, और उसके अनुसार पीठासीन की डायरी में उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगला सवाल है, मतदान के दिन कितने मीटर के भीतर प्रचार अपराध है? बूथ जहां बनी हुई है वहां 100 मीटर के दायरे में कोई भी प्रचार नहीं करना है, कोई भी बैच लगा करके नहीं आना है, किसी तरह के कोई प्रचार नहीं करना है। अगला सवाल है, कनेक्शन करने, सील करने या बैटरी बदलने के पूर्व सीयू को स्विच किस अवस्था में रखना चाहिए? तो कंट्रोल यूनिट हर समय ऑफ की अवस्था में हो तभी आप सील करेंगे, कनेक्शन करेंगे या बैटरी बदलेंगे। ऑन की अवस्था में ये कोई काम नहीं करना है। अगला सवाल है, मतदाता रजिस्टर 17क में कितने कॉलम होते हैं और कौन कौन से होते हैं? उसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला जो कॉलम होता है वो होता है क्रमांक का, यहाँ पर सिलसिलेवार ढंग से 1 2 3 4 लिखते जाते हैं। मतदाता का वोटर लिस्ट में जो क्रमांक होता है उसे दूसरा कॉलम में लिखते हैं। तीसरा कॉलम में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा हम देते हैं, और चौथा कॉलम में मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लेते हैं। छठा जो 5वां कॉलम होता है वो टिप्पणी का कॉलम होता है, ये कभी कभी ही लिखा जाता है। चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए मतदान कर्मी अपना मतदान किस प्रकार से करते हैं? तो वो 2 प्रकार से करते हैं। पहला तो है प्रारूप 12 के माध्यम से पोस्टल बैलेट इशू होता है, तब मतदान कर सकते हैं, और दूसरा है 12B के माध्यम से उनका इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट यानी EDC इशू होता है, तो उसके माध्यम से भी वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। अपना
वोट दे सकते हैं। अगला सवाल है सांविधिक लिफाफे, असांविधिक लिफाफे के भीतर कितने लिफाफे होते हैं, साथ ही खुले लिफाफों की संख्या भी बताएं। तो सांविधिक लिफाफे 5 होते हैं, असांविधिक लिफाफे 11 होते हैं और खुला लिफाफा में पहला पैकेट होता है वो होता है 3 प्रपत्र इसमें आते हैं और खुला लिफाफा का दूसरा पैकेट होता है उसमें 4 प्रपत्र आते हैं। तो इस तरह से लिफाफा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिफाफा के बारे में मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है कि कौन कौन से प्रपत्र को किस लिफाफे में रखना है, किस लिफाफे को सील करना है और कैसे उसको रीड करके जाएंगे ताकि रिटर्निंग ऑफिसर के पास हमें आसानी से जमा करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसे अवश्य देख लेंगे। अगला सवाल है वोटर स्लिप में कौन कौन सी जानकारी भरी जाती है। जो P2 के पास वोटर स्लिप जारी करते हैं P2, उसमें कौन कौन सी जानकारी भरी जाती है, P2 के कार्य क्या है, मेरे चैनल पर इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को जरूर देख लें। उसमें 4 चीज भरा जाता है, संसदीय क्षेत्र का नाम, मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या क्या है उसे भरते हैं, मतदाता सूची का क्रम संख्या क्या है उसे भरते हैं और अपना P2 साइन कर लेते हैं और ये मतदाता पर्ची जारी करते हैं जो P3 के पास ले जाकर के उसे जमा कर किया जाता है। अगला सवाल है एक से अधिक बैलेट यूनिट कब मिलेंगे। तो नोटा सहित अगर 16 उम्मीदवार से अधिक हो गए तो हमें एक से अधिक बैलेट यूनिट मिलता है। अगला सवाल है मतदान प्रक्रिया समाप्त करने, स्विच ऑफ एवं ईवीएम के सभी यूनिट को संबंध विच्छेद करने का उचित क्रम क्या है। आप यहां ध्यान देंगे इस पॉइंट पर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहले CU का क्लोज बटन दबाया जाता है, जब मतदान समाप्त होता है तो कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाते हैं। जैसे ही क्लोज बटन दबाते हैं तो मतदान क्लोज हो जाता है, अब वोट नहीं पड़ेगा। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का स्विच को ऑफ करते हैं और सभी जो यूनिट लगा हुआ है वीवीपैट और BU उसके तार का संबंध विच्छेद करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं और सीलिंग का प्रोसेस अपनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कंट्रोल यूनिट में सबसे पहले क्लोज बटन दबाते हैं, उसके बाद स्विच ऑफ करते हैं, इसके बाद सारा डिस्कनेक्शन करते हैं। सवाल है मतदान समाप्ति पर कौन कौन से प्रपत्र पोलिंग एजेंट को दी जाती है। तो मतदान समाप्त होने के बाद पोलिंग एजेंट को मात्र एक प्रपत्र मिलता है जो है मतपत्रों का लेखा प्रपत्र 17 इसे आप अवश्य उनको देंगे और पेपर सील का क्रमांक भी वो नोट करेंगे। अगला सवाल है मतदान समाप्ति के पश्चात किस यूनिट का पावर पैक बैटरी निकालने का निर्देश है। तो पावर पैक बैटरी निकालने का निर्देश सिर्फ वीवीपैट का है, इसे आप निकाल लेंगे, अलग से लिफाफा में डालेंगे और उसे रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करेंगे। अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल मतदान समाप्ति के पश्चात कौन से प्रपत्र को भरकर RO के पास जमा करते हैं और उसका रिसीविंग प्राप्त करते हैं। तो आपके पास मिला होगा अनुलग्नक 22 या प्रारूप M21, इसे आप भर लेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएंगे, जमा करेंगे और इसमें एक रिसीविंग भी प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से मेरे चैनल पर अनेक वीडियो है, इस प्लेलिस्ट को टच करें और अनेक वीडियो है उसे आप जरूर देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आपको इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद।